दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर भारत में कोई व्यक्ति एनुअली 70 लाख रुपीस अर्न कर रहा है तो आप उसे किस कैटेगरी में देखते हैं? ऑब्वियसली आप सबका आंसर होगा कि सर वो रिच कैटेगरी में फॉल होता है। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ कैलकुलेशंस, कुछ डेटाज ऐसे पता लगे हैं जिससे यह मालूम पड़ता है कि अगर कोई व्यक्ति 70 लाख रुपीस के आसपास अर्न कर रहा है इंडिया में एनुअली, ही इज ऑल्सो फॉल इन अपर मिडिल इनकम कैटेगरी। तो आप कहेंगे सर मजाक मत करिए, 70 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर मिडिल इनकम ग्रुप में है तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? जी हां फ्रेंड्स, ये एक मिडिल इनकम ट्रैप सिचुएशन क्रिएटेड होती है और आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिडिल इनकम ट्रैप में भारत फंसता जा रहा है, क्या होता है ये मिडिल इनकम ट्रैप, और साथ में ये जो 70 लाख का कैलकुलेशन है इसे भी हम जरूर समझेंगे। तो मैं शुभम शर्मा, आपका इकोनॉमी फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पे, और हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है। मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी कंट्री के जो सर्टेन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो मिडिल इनकम में ही एक तरह से फंस के रह गई है और वो हाई इनकम कैटेगरी में टर्न नहीं हो रही या शिफ्ट नहीं हो पा रही। यानी कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट स्टेटस की, और जो वर्ल्ड बैंक भी क्लासिफाई करता है कि पर्टिकुलर कंट्री रिच कैटेगरी में आती है यानी डेवलप्ड कैटेगरी में आती है, या अपर डेवलपिंग कंट्री है या मिडिल डेवलपिंग कंट्री है, तो दे विल यूज पर कैपिटा इनकम एज अ पैरामीटर। हम सब ये चाहते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्द से बने और 2047 तक इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बने। लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए हम ये तो कह रहे हैं कि भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें इंडिया की तो वो अभी भी लगभग $2400 के आसपास है। और अगर भारत को डेवलप्ड नेशन बनना है तो इसे लगभग $20,000 के आसपास लेकर जाना होगा। तो जो ये मिडिल इनकम ट्रैप की सिचुएशन है ये यही कहती है कि आपकी कंट्री का एक एफ्लुएंट ग्रुप जो है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है एंड दे आर नॉट एबल टू जंप टू अपर कैटेगरी और रिच कैटेगरी। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमने यहां पे एग्जांपल से स्टार्ट किया था 70 लाख पर एनम वाला। तो अगर 70 लाख किसी की ग्रॉस इनकम हो तो हमें ये लगता है कि 70 लाख तो बहुत हो गया। यानी कि अगर 70 लाख में से एक रफ 20 लाख टैक्स का हटा भी दें तो भी एक इंडिविजुअल के नेट इन हैंड अमाउंट लगभग 50 लाख के आसपास आता है, जो कि 4.1 लाख पर मंथ होगा। यानी कि अगर दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन देखें तब पता लगता है कि एक्चुअली में वो व्यक्ति सेव कितना अमाउंट कर पा रहा है। तो यहां पर एक कैलकुलेशन इसकी है कि अगर कोई व्यक्ति टियर 1 सिटी में रह रहा है और अगर उसका मंथली एक्सपेंस हम ब्रेक डाउन करें, लेट्स से कि वो खुद का घर वहां पर लेता है, ऑल्दो मैक्सिमम लोग स्टिल आर लिविंग इन द रेंटेड हाउस, लेकिन रेंटेड हाउस भी दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, गुरुग्राम, नोएडा में काफी महंगे हैं। तो अगर रेंट की बात भी हम करें या फिर अगर हम वो 2 करोड़ का लोन भी ले रहा है तो उस केस में उसका मंथली ईएमआई लगभग 1,70,000 होता है, जो उसकी एक्चुअल इनकम का 41% है। फिर अगर उसने कोई भी उसके पास कार है, लेट्स से 20 लाख के आसपास की भी उसके पास कार है, तो उसका मंथली कॉस्ट 65,000। अगर उसके 2 बच्चे हैं और वो अगर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं या एक बेहतर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इजीली उनकी मंथली जो एक्सपेंसेस हैं 2 बच्चों के वो लगभग 60-70,000 के आसपास हो जाता है। फिर डोमेस्टिक हेल्प सब टोटल तो लगभग आप ये देखिए 3 लाख रुपए के आसपास का ये अमाउंट बन जाता है। यानी कि अगर उस व्यक्ति की हम बात करें कि उसका जो सेविंग बचता है वो सेविंग सिर्फ और सिर्फ बचता है 1 लाख रुपए। यानी कि अब समझ में आया कि जो ये 4 लाख रुपए का जो फेयर है इसमें सेविंग 1 लाख रुपए हो रही है, और अभी इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस तो वो शामिल ही नहीं है जो आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर है। पेट्रोल है, वाईफाई का कनेक्शन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का अमाउंट है, उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंडिचर है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। दैट्स वाई वी आर सेइंग, और ये जो आर्टिकल में आया कि 70 लाख रुपीज इज नॉट मोर सफिशिएंट राइट नाउ। तो अगर हम ये जाने कि ये एक्चुअली में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल स्ट्रेस लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे हम ये कह रहे हैं कि 70 लाख रुपीज इज नॉट सफिशिएंट राइट नाउ इन टियर 1 सिटी। हाउ कम वी आर सेइंग दिस? ऑब्वियसली ये कुछ लोगों के लिए 70 लाख बहुत हो सकता है टियर 1 सिटी में, और कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन भी हो सकता है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए फटाफट से मैसेज करके, आपके शहर में, जिस भी शहर में आप रहते हैं, वहां पर आपको क्या लगता है कि कितने अमाउंट का इनकम इज सफिशिएंट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, टू लिव अ
विदाउट स्ट्रेस लाइफ, जिसमें आप रेंट भी अगर इंक्लूड कर लें या आप ईएमआई भी इंक्लूड कर लें या आप हाउसिंग का जो ईएमआई है, कार का ईएमआई है, एजुकेशन फीस है या उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फूड एक्सपेंसेस हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए जल्दी से कि आपको कितना लगता है कि आपके शहर में दिस मच ऑफ एक्सपेंडिचर इज गुड इनफ टू सस्टेन पीसफुली एंड कामली। तो अगर हम यहां बात करें कि फाइनेंशियल स्ट्रेस लगातार बढ़ क्यों रहा है हमारे देश में, क्यों ये मिडिल इनकम ट्रैप एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहा है देश में, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि मेट्रोज में बढ़ता हुआ एक आर्टिफिशियल बबल या हम कहें इंक्रीज इन प्राइसेस। अगर आप देखें सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है मेट्रोज में या टीयर 1 सिटीज की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो है रेंटेड अपार्टमेंट्स का, रेंटेड फ्लैट्स का, या अगर आप घर खरीदने का पहली बात तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप खरीद भी रहे हैं घर तो उस केस में ईएमआईज जो है वो बहुत ज्यादा है, और जिस वैल्यू पे 2 करोड़ 2.5 करोड़ के जो आपको घर मिल रहे हैं, उनका जो पर स्क्वायर फीट एरिया है वो भी बहुत छोटा है, बट स्टिल क्योंकि मैक्सिमम जॉब्स वहां पर है, बहुत सारे लोग वहां पे एंगेज्ड हैं, जिसकी वजह से वहां डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता हुआ दिखता है। दूसरा रीजन जैसे मैंने बताया अनअफोर्डेबल रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के जो बढ़ते हुए दाम हैं, और अब ये सिर्फ टीयर 1 सिटी तक सीमित नहीं रह गए। अगर आप टीयर 2 सिटीज में भी देखें, अगर आप जयपुर, लखनऊ, इन शहरों में भी देखें, तो वहां पर भी जो रेंटेड एरियाज हैं या फिर जो पॉश एरियाज हैं, वहां का रेंट भी लगभग अब 60-70 हजार 50 हजार के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर अनअफोर्डेबल रियल एस्टेट। फिर तीसरी चीज, सोशल मीडिया ने भी बहुत ज्यादा यहां पर एक इंपैक्ट क्रिएट किया है। लोगों को एक जो फोमो होता है, किसी को देखे कि अच्छा उसका घर ऐसा है, उसकी जो उसके पास ये गाड़ी है, वो ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, सो लोग बहुत ज्यादा उसकी देखा देख में ये सब चीजें भी शामिल करने लगते हैं, और इस वजह से भी जबरदस्ती का फाइनेंशियल स्ट्रेस या फाइनेंशियल बर्डन वो अपने लिए क्रिएट करते हैं। फिर चौथी चीज, राइजिंग डेट लेवल। जितना इजी इस समय क्रेडिट कार्ड लेना हो गया है, उतना इजी तो मुझे लगता है शायद गाड़ी को स्टार्ट करना भी नहीं है। आप एक बार बस इतना बताइए कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, आपके पास लाइन लग जाएगी क्रेडिट कार्ड के फोन की। तो ये एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसमें इंडियंस काफी ज्यादा फंसते जा रहे हैं कि वो बहुत इजीली पहले तो बाय नाउ पे लेटर वाला जो ऑप्शन है उसको एक्सेस करते हैं, और फिर जब वो डेट एक्यूमुलेट होता रहता है तब फिर उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने इतना एक्सपेंडिचर यहां पे कर दिया है। एंड लास्टली, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग रेट। जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई जितना पैसा बचाओगे उतना बेहतर है, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। यहां पे अगर आप फाइनेंशियल सेविंग रेट देखेंगे तो ये पिछले 50 साल की लोएस्ट है। तो इन सब चीजों से ये समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस एक्चुअली है कहां, गड़बड़ एक्चुअली है कहां, ये अब हमें समझ में आया। तो बात अगर हम करें आगे की कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या इसको कैसे हम इंडिया में मिडिल इनकम ट्रैप से हम अपर रिच कैटेगरी पे जा सकते हैं, उस पे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दोस्तों, हमारा फाउंडेशन बैच खान ग्लोबल स्टडीज में स्टार्ट हो गया। ये बैच हमने 10 जून से स्टार्ट किया है। इसमें एडमिशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, इकोनॉमीज में भी चल रहा है। मैं ही इकोनॉमीज में पढ़ा रहा हूं शाम को 6 to 8:30। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स चालू होंगे, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, रजिस्टर करवा सकते हैं आप, और उसके अलावा आप इस फाउंडेशन बैच में एनरोल होकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा हम क्या करें जिससे कि इंडिया में हम ये जो मिडिल इनकम ट्रैप है इससे बाहर निकल सके, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3I अप्रोच। नाउ व्हाट इज दैट 3I अप्रोच? 3I अप्रोच सबसे पहले कहती है इन्वेस्टमेंट। जितना इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, जितना इकोनॉमी में पहली बात तो सेविंग ज्यादा हो, और सेविंग ज्यादा होने से जितना इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा, उससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, उससे नए प्रोडक्शंस होंगे, नई जॉब्स मिलेगी, और इकोनॉमी वर्चुअस साइकिल की तरफ मूव करेगी, यानी कि समृद्धि की तरफ हमारी इकोनॉमी मूव करेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन मतलब जहां पर टेक्नोलॉजी, जहां पर सेविंग, जहां पे गवर्नमेंट की स्कीम टारगेटेड सेगमेंट को जब प्रॉपरली इंटीग्रेट होकर मिलेगा, तो जितना इन्फ्यूजन इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का साथ साथ में इनोवेटिव थिंकिंग का बढ़ेगा, और उसके साथ साथ में सस्टेनेबल अप्रोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी विल मूव वेरी फास्ट। और इनोवेशन तो है ही है, खैर हम हमेशा कहते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये इनोवेशन जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। अगर आप आउटडेटेड चीजों को या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माय फ्रेंड आप अपनी इकोनॉमी को 20 साल पीछे लेके जा रहे हो। तो 3I अप्रोच विल डेफिनेटली वर्क इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। फिर अगर हम आगे बात करें तो इंडियन इकोनॉमी
कि ग्रोथ की बात अगर हम यहां देखें तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तो हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए साहब, ठीक है। पर कैपिटा पीपीपी के हिसाब से भी, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी हम थर्ड लार्जेस्ट हैं। लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर देखो तो अभी हमें अगर यूएस के 1/4 पे भी पहुंचना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को, अगर इंडिया को यूएस के 1/4 तक भी पहुंचना है, 25% तक भी पहुंचना है, तो इस करंट पर कैपिटा इनकम से हमें लगभग 75 ईयर्स लगेंगे, 75 साल लग जाएंगे भारत को इस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे यूएस के 1/4 तक पहुंचने में। तो आप खुद सोचिए कि जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, या तो वो ग्रोथ जो है वो सिर्फ इनइक्वालिटी प्रमोट कर रही है, क्योंकि जो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम ये कहें जो मेजर इनकम ग्रुप है, जिनके पास देश का सबसे ज्यादा इनकम ग्रुप है, बड़ा इनकम ग्रुप है, वो बहुत छोटा है। और जो हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी लेवल है, जो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, वो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। और यही कारण है कि इंडिया में जो एक्चुअली में जो मेजर प्रॉब्लम है वो इस इनइक्वालिटी गैप की है। सो दिस इज अगेन अ मेजर रीजन दैट वी हैव अ फास्ट ग्रोथ बट स्लो पर कैपिटा इनकम। फिर अगर हम आगे बात करें एग्रीकल्चर की ग्रोथ, देखिए इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर है जो कि एसोसिएट होता है एग्रीकल्चर से, या हम कहते हैं फिशरी सेक्टर से, या हम कहते हैं आपका डेयरी से, या अगर हम कहें माइनिंग एक्टिविटीज से, तो प्राइमरी सेक्टर हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने वाला सेक्टर है। लेकिन एग्रीकल्चर में अभी भी आप देखें तो भारत में एग्रीकल्चर के इश्यूज बहुत बड़े हैं। हमारा एग्रीकल्चर अभी भी मॉनसून डिपेंडेंट है, अभी भी हमारे वही चीजें जो आज से 15 साल पहले हम लोग पढ़ते थे वही आज आपको वापस मैं पढ़ा रहा हूं। मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, एक्सेसिव यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ में मोनोक्रॉपिंग अभी भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है। हमारे यहाँ अभी भी एग्रीकल्चरल रिसर्च पे नाम मात्र का पैसा खर्च किया जाता है। और यह बात यकीन मानिए, अगर रिसर्च पे आप 1 रुपए खर्च करते हो तो आपको 5 रुपए का रिटर्न देता है। लेकिन भारत में सबसे कम पैसा रिसर्च में ही खर्च होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो एग्रीकल्चर हमारा एक तो आउटडेटेड टेक्निक्स, दूसरा स्टोरेज एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स, फोर्थ प्रॉब्लम स्टिल मॉनसून डिपेंडेंट, फिफ्थ प्रॉब्लम एक्सेसिव यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ऑल्दो सरकार ने इसके लिए बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स लगा रखे हैं, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनाने हो, चाहे पीएम किसान स्कीम हो, गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बेहतर करे। और इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक क्रिएट किया गया है जिससे किसानों को कोई तकलीफ ना हो। टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा बेहतर कर दी गई है एग्री स्टैक के माध्यम से कि फार्मर्स को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो 24/7 उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन उन्हें मिल सकता है। बट प्रॉब्लम फिर वहीं आती है कि आप क्या चीज बना रहे हो, किस अप्रोच के साथ बना रहे हो, और उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, इन सब में बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। दिस इज द मेजर इशू इन एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट। फिर आगे जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है इस समय पे, इंडिया के केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहां पे आज भी कन्वेंशनल मेथडोलॉजीज, या हम ये कहें ट्रेडिशनल सेटअप्स, इन चीजों से ही लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। और दुनिया जो है अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर ये स्किल गैप कम नहीं हुआ इंडिया और बाकी देशों के कंपैरिजन में, या हम ये कहें कि अगर आपने अपने यूथ को मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग स्किल नॉलेज नहीं दी, तो दोस्तों आप ये यकीन मानिए कि पर कैपिटा इनकम में बहुत बड़ा बदलाव जल्दी नहीं दिखेगा। तो जितना ज्यादा हो सके हमें स्किल पे फोकस करना है, हमें वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है, जितना ज्यादा हो सके हमारे यहाँ पे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन होने चाहिए। सरकार की तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना हो, चाहे स्किल सेंटर्स को ओपन करने की बात हो, पीएम इंटर्नशिप स्कीम हो। गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड, बट अगेन स्टिल आई फील दैट कि जो गवर्नमेंट ने जितने भी ये चीजें लॉन्च करी हैं, या ये जितनी भी स्कीम्स हैं, इनका एनफोर्समेंट में अभी भी प्रॉब्लम है, और अवेयरनेस की कमी साफ साफ भारत के केस में दिखती भी है। फिर अगर हम आगे चलें, एक्सटर्नल डेट, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। भारत के संदर्भ में ये बहुत बड़ी समस्या है। ये इतनी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आप आए दिन अखबार में देखते हैं रुपी अपने लोएस्ट पे है,
भारत का जो एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ता जा रहा है। अब एक्सटर्नल डेट अगर बढ़ रहा है और उस पैसे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी कि एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उस पैसे से, तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप उस पैसे से डे टू डे एक्सपेंडिचर या अपने फार्मर्स का लोन वेविंग कर रहे हो, वो भी रिच फार्मर्स का, तो वो चिंताजनक सिचुएशन है। या फ्रीबीज दे रहे हो, देन इट्स अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। डेट लेना इज नॉट दैट बिग प्रॉब्लम, लेकिन उस डेट का यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एक्सटर्नल डेट बढ़ता गया तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब आपके टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे टोटल रेवेन्यू से। ऐसे केस में आपको फिर उस फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के तरीके सोचने होंगे। तो यहां पर एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें तो इस समय ये मार्च 2025 तक लगभग 736 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो हमारी जीडीपी का 19.1% है, जिसमें इंटरनल डेट लगभग 175 लाख करोड़ के आसपास का है, और एक्सटर्नल डेट लगभग 6.18 लाख करोड़ का है। अब अगर ये इंटरनल डेट ज्यादा है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट की प्रॉब्लम होती है, डोमेस्टिक जो फंड रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, जिसके कारण इकोनॉमी में हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिलते हैं और इकोनॉमी रिसेशन की तरफ मूव करती है। तो ये सारी वो समस्या है जिसकी वजह से हम ये क्या बात कह रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहते भी हैं मेरे वीडियोस में कि सर वी वांट कि एक आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट किया जाए, मतलब हमें आंसर्स लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर, हम आंसर्स अच्छे नहीं लिख पाते, हमारे आंसर्स को इवैल्यूएट करने वाला हमें कोई मिलता नहीं है। तो यहां पर हम आपके लिए लेकर आए मेंस आंसर राइटिंग बैच फॉर 2025। ये बैच ऑनलाइन है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है इसकी। आप आंसर्स लिखिए, हमारी टीम इवैल्यूएट करेगी और आपको सबमिट करके बताएगी कहां कहां पे आप गलती कर रहे हैं। आप घर से बैठ के भी आंसर्स लिख सकते हैं और आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं जो आखिरी पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला, ₹1 अगर आप R&D पे खर्च करते हो तो ये आपको ₹5 का बेनिफिट देता है। अब अगर R&D एक्सपेंडिचर जितना कम होगा उतना ही जीडीपी ग्रोथ के बढ़ने के चांसेस भी कम होते हैं। अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करें दुनिया भर के देशों में तो इजराइल का R&D एक्सपेंडिचर लगभग 5.56% है। वहीं अगर आप देखें भारत के केस में तो ये 0.64% है, यानी कि चाइना 2.43% ऑफ जीडीपी, यूके 2.91% ऑफ जीडीपी, जर्मनी 3.14% ऑफ जीडीपी, जापान 3.30 और भारत सिर्फ अपनी जीडीपी का 0.64% एक्चुअली रिसर्च में खर्च करता है। तो ये वो समस्याएं हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि इंडिया इज फॉलोइंग इन दिस मिडिल इनकम ट्रैप। तो जैसा मैंने आपसे कमेंट में पूछा है, सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि आपके शहर में आपको क्या लगता है कितनी लेवल ऑफ इनकम इज सफिशिएंट टू सस्टेन, और दूसरा मुझे आप ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है क्या कि भारत इस मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल सकता है। मैं कमेंट्स में आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम की यहां पे तैयारी कर रहे हैं और जो मेंस की अच्छे से वीडियोस चाहते हैं। तो हमने हमारा एक सीरीज स्टार्ट किया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले YouTube ओपन करना है। YouTube ओपन करने के बाद आप इसमें सर्च करेंगे KGS इंग्लिश चैनल। KGS इंग्लिश सर्च करिएगा इसमें, KGS इंग्लिश। जैसे ही आप इस KGS इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, ये हमारा चैनल है, इसको आप ओपन करिए और यहां पे आप आइए लाइव सेक्शन में। जैसे आप लाइव सेक्शन में आते हैं तो मैंने यहां पर एक मेंस की सीरीज स्टार्ट करी है। ये जो मेरी मेंस की सीरीज है इसमें डेली वीडियो आता है 11:30 पे। डेली मैं एक लाइव सेशन लेता हूं 11:30 AM पे, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें मैं पूरी इकोनॉमी की मेंस आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं इन इंग्लिश मीडियम। यानी कि इफ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम और आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है तो ये मैंने सीरीज स्टार्ट करी है एक यूपीएससी मेंस 2025। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट 2026 के स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं। इसमें मैं पूरा इकोनॉमी का मेंस आपको पढ़ा रहा हूं डिटेल्ड में। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब पे आपको डालना है KGS इंग्लिश। KGS इंग्लिश जैसे आप डालेंगे वहां पे लाइव सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये वीडियो दिख जाएंगे। अब तक 25 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं तो आपको यहां दिख जाएंगे ये सारे, ये मेंस के हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं इकोनॉमी के, साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके वीडियोस भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में इतना ही।
आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।